नमस्कार। ललन टॉप की खास चैनल ऑर्डिनरी में आपका स्वागत है। मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टिप टॉप। जनरली जब अनवांटेड हेयर रिमूवल की बात आती है तो हम वैक्सिंग, प्लकिंग या फिर रेजर, ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनको हम एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन कुछ समय पहले एक और तरीका जो है वो पता चला। लेजर हेयर रिमूवल की बातें जो है वो शुरू हुई और लोगों ने उस तरीके को ट्राई करना शुरू किया। कई लोगों पर ये तरीका सक्सेसफुल रहा, कई लोगों को बहुत सारी कंप्लेंट्स भी हुई। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारे वो व्यूअर्स जो हमें मैसेजेस करके पूछते हैं कि हम एक वीडियो बनाएं लेजर हेयर रिमूवल के बारे में, एलेबोरेटेड जानकारी दें, तो हमने सोचा क्यों ना एक एक्सपर्ट से ही इस बारे में जानकारी ली जाए। तो हमारे साथ आज मुंबई से डॉक्टर अप्रतिम गोयल जुड़ी हुई है। हम उनका स्वागत करेंगे। वेलकम टू द शो डॉक्टर गोयल। थैंक यू सो मच। सो सबसे पहला सवाल जो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हमसे पूछते भी हैं कि लेजर हेयर रिमूवल जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये बोला जाता है कि आपकी जो अनवांटेड हेयर हैं वो परमानेंटली, कई बार बोलते हैं कि परमानेंटली रिमूव कर दिए जाएंगे। तो क्या ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट है? क्या ये वाकई पॉसिबल है कि 100% हेयर रिमूवल हो जाए इस प्रोसेस से? राइट। थैंक यू सो मच गरिमा, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज हेयर रिमूवल मेरा एक बहुत ही इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट टॉपिक। क्योंकि 20 साल पहले जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी तो मैंने सबसे पहले लेजर हेयर रिमूवल से ही की थी। और आज भी इट्स माय पैशन। द रीजन बीइंग बिकॉज जो हम लेजर हेयर रिमूवल से करते हैं उसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। तो आज बहुत सारी यंग गर्ल्स इससे पीड़ित रहती हैं, इस प्रॉब्लम से। तो टू आंसर योर क्वेश्चन के परमानेंट है नहीं, तो इसका कोई एक आंसर नहीं है। हमारी बॉडी में गरिमा दो तरह के बाल होते हैं, हार्मोनल और नॉन हार्मोनल। जब हम हार्मोनल बालों की बात करते हैं जो हमारे फेस पर, हम फीमेल्स में हमारी चेस्ट पर और मिडरिव, स्टमक के ऊपर तक रहते हैं, वो हार्मोनल होते हैं। वो निकल तो जाते हैं लेकिन जब भी आपकी बॉडी में हार्मोन्स ऊपर नीचे होंगे तो ये बाल रीएक्टिवेट होके आ सकते हैं, नए फॉलिकल्स आ सकते हैं। पर अगर हम बात करते हैं हैंड्स, लेग्स, बिकिनी, अंडर आर्म्स, जो कि नॉन हार्मोनल बाल हैं, तो यहाँ पे कभी भी दोबारा बाल नहीं आते हैं। बट उसके लिए हेयर रिमूवल प्रॉपरली, प्रॉपर एनर्जी पे, प्रॉपर मशीन से, प्रॉपर वेवलेंथ से किया जाना चाहिए। एवरेज इसमें काफी सेशंस लगते हैं। सो डॉक्टर अप्रतिम, हम आगे बढ़े उससे पहले हम इस प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो, फॉर एग्जाम्पल सोचिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे लेजर हेयर रिमूवल कराना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि आखिर ये प्रोसीजर होता कैसे है। तो आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि क्या ये प्रोसीजर है और ये कैसे किया जाता है। क्या ये पेनलेस है या इसमें दर्द होता है? राइट। सो लेजर हेयर रिमूवल के लिए सबसे पहले मैं अपने सब पेशेंट से मिलती हूँ, बिकॉज मुझे बाल देखने होते हैं। तो मोटा मोटा ऐसे समझते हैं कि अगर आपके बाल थिक हैं और अगर आपकी स्किन फेयर है, मतलब बाल थिक और ब्लैक है और स्किन फेयर है, तो वो आइडियल कॉम्बिनेशन होता है। बिकॉज जो लेजर हेयर रिमूवल है ये काले रंग को पकड़ता है। तो अगर वो काला रंग बालों में है तो वो बालों को डैमेज करता है जो हमें करना है, और अगर वो काला रंग स्किन में है तो वो स्किन को डैमेज करता है जो हमें नहीं करना है। राइट। तो इसलिए जितना स्किन का कलर फेयर होगा और जितना हेयर का कलर डार्क होगा उतने रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। जब आप मेरे पास आओगे तो मैं सबसे पहले खुद से, मतलब नेकेड आई से, नॉट लेंस डाल के, क्योंकि लेंस में कोई पतली चीज भी बहुत मोटी लगती है। मैं पहले नेकेड आई से उन बालों को देखूंगी। अगर वो बाल थिक हैं तो यस, गो हेड के हम लेजर कर सकते हैं। सो पहले तो आपको अपने डॉक्टर के पास बाल लेकर जाना है। आप वैक्सिंग, थ्रेडिंग, शेविंग कर कर नहीं जाएं, बिकॉज डॉक्टर को कोई अंदाजा नहीं होगा कि बालों का टेक्सचर कैसा है। उसके बाद अगर हमने देखा कि ये बाल हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपनी बात की, तो अंडर आर्म्स को मैं बिना देखे बोल सकती हूँ आप कर सकते हो। बट फेस पे अभी इतनी दूरी से जैसे मेरे को कोई बाल नहीं दिख रहे, तो हम नॉर्मली वीडियो कंसल्ट में ये ओके नहीं करते हैं कि आप लेजर कर सकते हो। हमें वो फिजिकली हेयर देखने पड़ते हैं या फिर बहुत ही मैग्नीफाइड। तो अगर आप सपोज अपर लिप कर रहे हो तो हम क्या करेंगे, पहले हम पिक्चर लेते हैं, प्री पिक्चर, बिकॉज हमें फॉलो अप करना होता है कि टू स्टार्ट विद बाल कैसे थे। उसके बाद हम वो एरिया करते हैं। अब यहाँ डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज शेविंग से बाल बढ़ते नहीं है। बहुत लोग इस बात से भी डर जाते हैं। शेव करते हैं, फिर हम जेल लगाते हैं, और फिर लेजर, जैसे ये है ना, ये लाइट आ रही है इसकी, तो ऐसे एक मशीन है, उसका हैंडल है, तो टक 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 ऐसे 7-8 शॉट्स में हम पूरा वो एरिया ऐसे ऐसे करके अपर लिप कवर कर देते हैं।
फीलिंग, क्योंकि उसका जो हैंड पीस है वो इतना ठंडा और चिल्ड होता है, तो आपको ठंड फील होती है, पेन फील नहीं होता है। ओके। और हल्की सी रेडनेस स्किन में आती है जो 1 से 2 घंटे में क्लियर हो जाती है। हर बार आपको यही प्रोसीजर करना है। सो प्रोसीजर टाइम जो है वो एरिया पे डिपेंड करता है। अगर आप साइड बंद कर रहे हो तो 15 मिनट लगेंगे, अपर लिप कर रहे हो तो 5 मिनट लगेंगे, अंडर आर्म्स कर रहे हो तो 20 मिनट्स लगेंगे, पूरे लेग्स कर रहे हो तो 2 घंटे लगेंगे। और लगभग कितनी सिटिंग्स की जरूरत पड़ती है? करेक्ट। सो बहुत सारे लोग इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज आई थिंक डॉक्टर्स भी उन्हें कंफ्यूज कर देते हैं। तो हमें इसमें यूजुअली 8 to 10 सिटिंग्स लगती हैं। 8 to 10। इसके ऊपर जो हार्मोनल एरियाज हैं वहां पे 1, 2, 3 साल के बाद उनको मेंटेनेंस सिटिंग भी लग सकती है, अगर बाल आएंगे तो। अगर प्रेगनेंसी के टाइम या पीसीओडी में, तो उनको एडिशनल सेशन भी लग सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज 8 to 10 सेशंस लगते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर गोयल, अभी आपने बोला कि वीडियो कंसल्टेशन पे यू कैन फिगर आउट कि मेरा जो हेयर ग्रोथ है या हेयर थिकनेस है वो कैसा है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम वीडियो कंसल्टेशन करें एंड देन हम अपना जो है हेयर रिमूवल लेजर ट्रीटमेंट कराएं। बट देन देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज जो आजकल ये एडवर्टाइज कर रही हैं इस तरीके से कि हम घर आकर के आपका लेजर हेयर रिमूवल कर देंगे। वीडियो कंसल्टेशन, इज इट आइडियल? देखो, घर पे हेयर रिमूवल करना तो किसी भी तरीके से आइडियल नहीं है गरिमा। इसके बहुत सारे कारण है। नंबर 1, मशीन बहुत डेलिकेट होती है। इनफैक्ट उस मशीन को हम चिल्ड 16 to 18 डिग्री पे रखते हैं। अगर आप हमारे लेजर रूम में एंटर करें, अगर मेरा ये स्टेबल हुआ कनेक्शन तो मैं आपको लेके जाऊंगी। इट इज चिल्ड रूम एंड सेकेंडली इट इज टोटली डस्ट फ्री। अगर थोड़ा भी डस्ट आता है तो आपकी लेजर मशीन कम काम करेगी, आपको नहीं पता चलेगा, आप उसे करते रहोगे लेकिन बाल नहीं जाएंगे। और दूसरा, लेजर रिमूवल में क्या होता है, पेशेंट को इसलिए पता नहीं चलता बिकॉज बाल तो हम पहले ही शेव करके हटा देते हैं। अब आपकी मशीन की एफिकेसी पे है, ये कोई वैक्सिंग नहीं है कि आपको तभी पता चल गया कि हाँ ठीक किया या नहीं। इसका जब आपको असर नहीं आएगा, जब आप इतने सेशंस कर लोगे तब पता चलेगा। सो जो बेस्ट मशीन्स हैं, जो अभी लेटेस्ट है, ट्रिपल वेवलेंथ मशीन, जिसमें एनडीएक, डायोड और एलेक्जेंड्राइट तीनों वेवलेंथ होती है, उसे ट्रिपल वेवलेंथ बोलते हैं। वो मशीन्स बड़ी हैं और डेलिकेट है। वो कोई ऐसी नहीं है कि मैं कार की सीट पे रख के उसको किसी के घर ले जाऊं। और पूरा एटमोस्फेयर हैज टू बी स्टेराइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है गरिमा यहाँ पे कि एक डॉक्टर का फिजिकल सुपरविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लेजर हेयर रिमूवल करते हैं, इट कैन बी पीसीओडी, इट कैन बी थायराइड, तो ये कोई ऐसा कोई मास ट्रीटमेंट नहीं है कि कोई कहीं भी कर सकता है। और अब जैसे किसी के हम हैंड्स कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे थिक बाल है और यहाँ फाइन बाल है। तो अगर डॉक्टर सुपरवाइज नहीं करता तो करने वाले थेरेपिस्ट को नहीं पता होता है कि यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो वो तो पूरा का पूरा कर देंगे और पेशेंट सोचेगा कि हाँ मैंने इसके पूरे पैसे दिए तो मेरे एक एक बाल निकल जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। और थर्डली, जैसे मैंने बताया, हार्मोन्स और इंटरनल फैक्टर्स हमारे बालों को बहुत इफेक्ट करते हैं। ये आपको हर सिटिंग पे डॉक्टर, और वो भी अब जैसे बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, अगर आप लेजर हेयर रिमूवल नहीं करते हो तो इवन दोज डॉक्टर्स डोंट नो एनीथिंग अबाउट लेजर हेयर रिमूवल। दिस इज समथिंग विच लाइक, जब मैंने 20 साल पहले शुरू किया था मैं डायोड यूज करती थी, फिर मैं एनडीआर पे शिफ्ट हुई, फिर डबल वेवलेंथ पे, अभी ट्रिपल वेवलेंथ पे। तो जैसे हर सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे लेजर्स में भी हो रहा है, एंड यू हैव टू कीप कैचिंग अप विद द न्यू। इसके बावजूद भी आई विल टेल यू, देयर आर टाइम्स जब पेशेंट को एक छोटा बर्न हो सकता है, या ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं 1% जिन्हें रिजल्ट अकॉर्डिंगली नहीं आ रहा है। उस वक्त हम उनके हार्मोनल प्रोफाइल टेस्ट करते हैं, क्या हमने कुछ मिस कर दिया, उसमें कोई थायराइड था, देन वी सिट अक्रॉस आफ्टर एवरी 3 सेशन, वी सिट विद द पेशेंट एंड देन वी डिस्कस कि कैसा रिजल्ट जा रहा है। तो आई डोंट थिंक, टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कि ये ऐसी सर्विस है कि आप किसी के घर जाके कर सकते हो। कर सकते हैं, करेक्ट। तो मतलब आपको चाहिए कि आपका फिजिकल एग्जामिनेशन हो, उसके बाद डॉक्टर को पता लगे कि रीजन क्या है, एंड देन यू प्रोसीड फॉर द प्रोसीजर। सो मेरा प्रोसीजर जब आप करते हो ना, वो रूम हैज टू बी स्टेराइल, मशीन हैज टू बी केप्ट एट अ सर्टेन टेम्परेचर, द स्किन हैज टू बी आइज्ड। आप पेशेंट के घर जाके पेशेंट के बेड पे या सोफे पे विदाउट आइसिंग, विदाउट प्रॉपर आप नहीं कर सकते। ये एक, और इट इज ऑल्सो अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। सी आई कैन अंडरस्टैंड कि मैं किसी पेशेंट के घर जाके इफ आई एम कैरिंग अ प्रॉपर दिस थिंग, ग्लव्स एंड ऑल, आई कैन डू बोटॉक्स, बट लेजर हेयर रिमूवल इज अ लॉन्ग प्रोसेस। आप किसी की बॉडी कर रहे हो, उसमें 4 से 5 घंटे लगते हैं, और अगर आप प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हो तो फिर वो रिजल्ट नहीं आएगा पेशेंट को। पेशेंट चाहे कम पैसे दे रहा हो लेकिन वो भी वेस्ट जाएंगे।
इसमें जो हमारे बाल हैं वो अंदर की के कारण से ग्रो करते हैं, तो ये कोई फिजिकल वैक्सिंग नहीं है कि चाहे कारण कोई भी हो, बाल कोई भी हो, कैसे भी हो, आपने उस पर वैक्स लगाया और उड़ा दिए, ऐसा नहीं है। लेजर हेयर रिमूवल एक बहुत सीरियस बिजनेस है एंड यू हैव टू हैव एक्सपर्ट्स हु आर ट्रेन्ड वेल। हमारे यहाँ वी हैव अ डेडिकेटेड 2 months ट्रेनिंग, जो भी हमारे यहाँ स्टाफ या डॉक्टर्स आते हैं उसके बाद ही दे डू लेजर हेयर रिमूवल फॉर आवर पेशेंट्स। ओके, सो अगर मान लीजिए कि किसी ने लेजर हेयर रिमूवल करा लिया एंड उनको उतना एक्सपर्ट डॉर्मेट नहीं मिला, जिनको इतनी एक्सपर्टीज नहीं थी लेजर हेयर रिमूवल की, तो क्या उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, या इन जनरल लेजर हेयर रिमूवल की कोई साइड इफेक्ट्स एक्चुअल में होते हैं? या तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी कई बार क्या होता है ना कि हमें भी अभी पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने घर पे 5-6 सिटिंग ले ली, वो कहते हैं बिल्कुल भी बाल नहीं गए। लेजर हेयर रिमूवल में क्या होता है ना, आपको हथौड़ा उतना ही मारना है जितना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। अगर आपने बाय चांस कम सेशन पे, कम एनर्जी पे सिटिंग्स कर ली, तो आपके जो थिक बाल है ना वो मीडियम थिक या फाइन हो जाएंगे, फिर उस पे दुनिया का कोई लेजर काम नहीं करेगा। इसलिए लेजर हेयर रिमूवल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रॉपर, मतलब कुछ साइंस होते हैं जो हम स्किन में देखते हैं कि लेजर करने के बाद वी वेट फॉर 5 मिनट्स, स्किन में एक रिएक्शन आता है। अगर वो रिएक्शन आ रहा है, अगर वो हैंड पीस में वो बर्न स्मेल आ रही है, तभी आप श्योर हो सकते हो कि आपका लेजर काम कर रहा है। हाँ, कभी कभी वो देने में अगर पेशेंट की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है तो पेशेंट को थोड़ा सा पेन भी होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम पहले एनेस्थीसिया क्रीम लगाते हैं या बहुत सारी एक्सटर्नल आइस लगाते हैं, क्योंकि हमें ट्रीटमेंट तो वैसे ही करना है क्योंकि उसकी एफिकेसी बाद में ही आती है। तो साइड इफेक्ट्स, अगर आप कम एनर्जी पे अनक्वालिफाइड डॉक्टर से कर रहे हो तो ये होगा कि फिर आपके ऐसे बाल हो जाएंगे जो किसी लेजर से नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम इन क्लिनिक लेजर करते हैं गरिमा, तब भी साइड इफेक्ट्स आते हैं। वो आते हैं कि अगर मेरे जो टेक्निकल टेक्नीशियन है, अगर उसने कोई गलती कर दी, जैसे करते वक्त अगर हैंड पीस उठ गया स्किन पे से, तो बर्न आने के चांस है। या करते वक्त जैसे मैंने बताया, बिकॉज क्लिनिकल सेटिंग्स जो है वो ऐसी हैं कि कभी कभी फुल बॉडी करने में थोड़ा बिकिनी, अंडर आर्म्स या लेग्स में थोड़ा पेन होता है, तो फिर हम रुक के उसे आइस करके करते हैं। और अगर प्रॉपरली नहीं किया तो या तो थोड़े एरियाज छूट जाते हैं, बाद में पेशेंट को पैची पैची हेयर ग्रोथ आएगी, या कोई बर्न या पेन के फॉर्म में डिस्कम्फर्ट। सो ये सब भी होता है जब आप क्लिनिक में करते हो, क्योंकि मुझे क्लिनिक का एक्सपीरियंस है, तो ये होता है। लेकिन इस सब के बावजूद एक ऐसा कई केसेस में है कि अगर कोई अंडरलाइंग कॉज है, लाइक कोई एड्रिनल प्रॉब्लम है, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड बॉडी के स्टीरॉइड्स बनाती हैं जो हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करते हैं, या पीसीओडी है या थायराइड है, तो पूरे सेशन अच्छी मशीन पे क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर में करने के बाद भी थोड़ा कम हेयर रिमूवल या हेयर रिकर कर सकते हैं। सो ये एक बहुत ही डाइसी गेम है और डेफिनेटली घर पे आप इस गेम को नहीं खेल सकते। सो क्या लेजर हेयर रिमूवल के बाद, फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों को नहीं मिलता 100% रिजल्ट, क्या वो नॉर्मल वैक्सिंग या फिर रेजर की हेल्प से हेयर रिमूवल, ये प्रोसीजर्स कर सकते हैं, या अब उन्हें हर सिटिंग लेजर हेयर रिमूवल की ही लेनी है? नहीं, इनफैक्ट जब आप लेजर कर रहे हो ना, अगर सपोज आपने 2 सिटिंग की, आपके बाल थोड़े कम हो गए, अब आप 6 महीने तक कुछ नहीं कर पा रहे हो, या आप अपने लेजर वाले डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो, तो आप शेविंग, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ब्लीचिंग जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके बाल 100 थे, अभी आप ही का एग्जाम्पल लो, अगर आपके अपर लिप पे 100 बाल है और हमने 2 सिटिंग की और वो बाल लेट्स से 70 रह गए, अब वो 70 ही रहेंगे, आप उस पर चाहे वैक्सिंग करो, चाहे थ्रेडिंग करो, कुछ भी करो। और अगर 6 महीने या 1 साल के बाद आप तीसरी सिटिंग करोगे तो वो बाल फर्दर कम होंगे। तो वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ब्लीचिंग, शेविंग तो आप कभी भी कर सकते हो, लेजर के बीच में भी कर सकते हो और लेजर के बाद भी कर सकते हो। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने गरिमा, बिकॉज मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिन्हें डॉक्टर ही बोलते हैं कि अब आप लेजर के दौरान आप कुछ नहीं कर सकते। आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज ये सबसे बड़ी मिथ है। पेशेंट्स बेचारे कभी कभी, इमेजिन यंग गर्ल्स जिनको बियर्ड टाइप हेयर आ जाते हैं और वो कितना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लाइक वो रहता है, तो दे लूज देयर कॉन्फिडेंस। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी शेव करते हैं, आप भी शेव कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट जो मेरे पेशेंट शेव करके आते हैं, मैं तो उन्हें बोलती हूँ कि आपने मेरा काम कम कर दिया। करेक्ट। इज देयर अ करेक्ट एज फॉर दिस? मतलब क्या कोई एज, और इसके अलावा क्या प्रेगनेंसी के दौरान ये ट्रीटमेंट लेना सेफ है? आप इतने अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के कहां से लाते हो?
ओके, सो पहला क्वेश्चन है कि क्या कोई एज है? तो देखिए, एज ऐसे कुछ नहीं है। अगर जैसे जो न्यूबॉर्न्स होते हैं ना, उनको एक स्पाइनल टफ्ट होता है, कभी कभी उनके लोअर बैक पे एक बालों का गुच्छा होता है। तो क्योंकि छोटे बच्चे रोते बहुत है, इसलिए मैं नॉर्मली 2 महीने पेरेंट्स को बोलती हूँ कि 2 महीने एज हो जाने दो, फिर हम वो नींद का सिरप पिला के बच्चे को, मतलब थोड़ा से डेट के, फिर हम लेजर छोटे न्यू बॉर्न के भी पे भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो बाल थिक होते हैं तो वहां भी कर सकते हैं। अब आता है कि जो हार्मोनल चेंज होने वाले बाल है, जैसे यंग गर्ल्स के अंडर आर्म्स, बिकिनी, तो जब पीरियड्स आ जाते हैं उसके वी वेट फॉर 6 to 8 months फॉर पीरियड्स टू स्टेबलाइज, क्योंकि हार्मोन के चेंज होने की वजह से आपके बालों में चेंज आएगा। आप देखेंगे कि जो पहले थिन बाल थे वो थोड़े थिक हो जाते हैं। तो बेसिकली प्यूबर्टी के 6 महीने या 1 साल के बाद हम लेजर हेयर रिमूवल शुरू करते हैं। और अगर किसी को बाल, जैसे कुछ 9-10 साल में भी किसी को लेग्स पे बहुत थिक बाल आ जाते हैं, तो वो आप तभी लेजर कर सकते हो। सो लेजर हेयर रिमूवल के लिए एज ऐसा कुछ नहीं है, हेयर देखना पड़ता है कि हेयर थिक है या नहीं। अगर 10 साल पे भी हेयर थिक है तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रेगनेंसी के दौरान इज इट सेफ? हाँ, सेकंड क्वेश्चन, प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी के दौरान लेजर हेयर रिमूवल इज टोटली सेफ। जैसे ये हमारी स्किन है और जब ये बेबी है, बेबी इज लिटरली इतना डीप, तो अगर हम लेजर डालते तो लेजर इतना भी नहीं जा रहा है, तो फॉरगेट के इट विल हार्म द बेबी। प्लस ये कोई रेडिएशन नहीं है एक्सरे की तरह जो फैलता है और एब्जॉर्ब होके बेबी को हार्म करेगा। तो इनफैक्ट आप बिकिनी लेजर हेयर रिमूवल भी कर सकते हो प्रेगनेंसी में। बट इन जनरल क्या होता है गरिमा, कि प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ हाई हॉर्मोन्स, राइट? तो ऑलरेडी बाल स्टिमुलेट हो रहे हैं हॉर्मोन्स की वजह से, सो नेचुरली भी आपके बाल बढ़ते हैं। तो हम पेशेंट्स को बोल देते हैं कि देखिए ये आपको दिमाग में रखना है, लेकिन हाँ फिर वो बोलते हैं कि फिर मैं क्या करूं, मतलब वैक्सिंग, थ्रेडिंग, तो उससे तो बेटर लेजर ही है। एंड अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट आर वेरी नेगेटिव कि आप मत कीजिए, नॉट फॉर द रीजन कि वो हार्म करेगा, दे जस्ट वांट टू टेक प्रिकॉशन। तो इसलिए बहुत लोग नहीं करते हैं, बट थियोरेटिकली इट इज वेरी वेरी सेफ टू डू लेजर हेयर रिमूवल इन प्रेगनेंसी, नो प्रॉब्लम। And also, Dr. Goyal, for our sensitive parts, like for underarms, let's say, जो लेजर लाइट निकलती है वो हो सकता है कि हमारे ब्रेस्ट तक पहुंचे, एंड देन आर देयर एनी चांसेस कि वो ब्रेस्ट कैंसर कर सकती हैं, और इट इज कम्प्लीटली सेफ? कंप्लीटली सेफ। और हाँ, दूसरी बात, अंडर आर्म में अगर आप कर रहे हो वो ब्रेस्ट तक नहीं पहुंचती है। अगर आप अंडर आर्म में कर रहे हो तो वो सिर्फ कुछ मिलीमीटर वहीं पे जाती है, वो ना तो ऐसे फैलती है और ना ऐसे फैलती है, तो इट्स एब्सोल्युटली सेफ। ये लेजर लाइट है, it's not radiation, so it is not harmful. No, it's not harmful. Okay, so my next question would be कि अभी मैं रिसेंटली अपनी कलीग से बात कर रही थी, सो आई वाज टॉकिंग टू हर कि मैं ऐसे डॉक्टर अप्रतिम को इंटरव्यू करने वाली हूँ, सो शी रिसेंटली डज हर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट, और उनको डॉक्टर ने बोला, उन्होंने डॉक्टर से पूछा जाने से पहले कि क्या कुछ ऐसा प्रिकॉशन मुझे लेना है हेयर रिमूवल कराने से पहले, मतलब कुछ चीजें क्या मुझे ध्यान में रखनी है? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप ऐसे ही आ जाइए, कोई टेंशन नहीं है। फिर जब उनका ट्रीटमेंट हो गया उसके बाद उन्होंने पूछा, मतलब जब उनकी एक सेटिंग कंप्लीट हो गई, उन्होंने पूछा कि क्या अब मुझे कोई चीज ध्यान में रखनी? बोले नहीं नहीं, बस हो गया, कोई ऐसा आपको बात ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, यू कैन गो एंड लिव योर नॉर्मल लाइफ रूटीन, ऐसे वाला। सो इज देयर एनीथिंग जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, या कोई प्रिकॉशंस, या कोई पर्टिकुलर तरीके का फेस वॉश या केमिकल अपने चेहरे पे नहीं लगाना है, या कोई क्रीम्स यूज नहीं करनी है फॉर लाइक 24 आवर्स एंड 48 आवर्स? क्या इस तरीके के कोई प्रिकॉशंस होते हैं, या इट इज लाइक कंप्लीटली नॉर्मल? ये जो भी डॉक्टर के पास आपके फ्रेंड गए थे ना, आई लाइक हर और हिम, जो भी है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली द राइट एडवाइस। ओके, मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ जब आप मेरे पास आओ, आपसे बाल लेकर आओ, बाल को हटा के मत आना, क्योंकि मुझे उन्हीं का ट्रीटमेंट करना है। सो आई इवन से कि अगर हो सके तो शेविंग भी मत करो, क्योंकि पहली बार मुझे बाल देखने होते हैं। अब आप शेव करके आ गए और आपने बोला मेरे अपर लिप बहुत थिक है, और एक्चुअली में वो थिक नहीं है, तो क्या होगा, मैं लेजर करती जाऊंगी, और टू स्टार्ट विद आपके बाल को नहीं टच करना चाहिए था। सो दिस इज करेक्ट कि अदर देन आपको हेयर लेके जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं एक प्रिकॉशन बताऊंगी, क्योंकि पर्सनली इन द बिगिनिंग ऑफ माय प्रैक्टिस मेरे 2-3 पेशेंट्स उससे उनको बर्न्स आ गए थे। अगर आपने रिसेंटली कोई वेकेशन पे गए हैं आप, और धूप में आपका एक्सपोजर हुआ है जिससे आपकी टैनिंग हो रही है, तो टैन स्किन पे इमीडिएटली लेजर नहीं करना चाहिए, बिकॉज मेलेनिन वहां पे ऊपर बैठा हुआ होता है, और जैसे ही हम लेजर लगाएंगे मेलेनिन से स्किन बर्न हो सकती है।
सो एक तो हम हिस्ट्री ऑफ वेकेशन हम अपने पेशेंट को बोल देते हैं, अगर आप गोवा से आए हो तो आप 2 हफ्ते रुक जाओ, थोड़ा सा टैन कम होने दो, और उसके बाद भी कोई ऐसे एसेंशियल कोई प्रिकॉशन नहीं है, बस एक दिन के लिए भी से कि मसाज, सोना या कुछ अवॉइड कीजिए, वो भी उस एरिया में जहाँ पे आपने लेजर किया है। तो हम लोग नॉर्मली एक एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम भी एडवाइस करते हैं, इन केस थोड़ी रेडनेस आई तो आप वो लगा सकते हो पहले दिन, मतलब लेजर करने के बाद रात में। लेकिन एज सच कोई प्रिकॉशंस नहीं है। और अगर कोई लेजर हेयर रिमूवल के साथ कोई पील या कोई और डर्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर भी करना चाहता है तो हम नॉर्मली 48 आवर्स का गैप रखते हैं, जस्ट बिकॉज शेविंग से स्किन को इरिटेशन ऑलरेडी हो चुका है, लेजर की भी हीट अंदर गई है, तो 2 दिन का हम ब्रेक देते हैं विद प्रोसीजर। सो माय लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर गोयल, कि अगर कोई इंसान अगर जाके फर्स्ट टाइम लेजर हेयर रिमूवल करा रहे हैं और वो अपने डर्मेट से जाके या एक्सपर्ट से जाके मिल रहे हैं, तो ऐसे कौन से सवाल हैं जो उन्हें अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर पूछना चाहिए बिफोर गेटिंग दिस ट्रीटमेंट? मैं तो पेशेंट को बोलती हूँ कि जो भी डाउट है सारे पूछो, लेकिन मैं अक्सर बताती हूँ कि पेशेंट के डाउट होते कैसे हैं। अगर मैं नहीं आ पाई तो मैं बीच में क्या करूंगी, तो आप जो चाहे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दर्द होगा क्या? दर्द तो एक बहुत ही सब्जेक्टिव सी चीज है। अभी आप वैक्सिंग करते होंगे, आपको शायद दर्द होता होगा, मुझे नहीं होता, तो दर्द इज सब्जेक्टिव। बट अगर कोई बहुत ही दर्द के लिए साइड होता है तो हम एनेस्थीसिया क्रीम लगा के भी कर सकते हैं। ऐसे हमें कोई टॉर्चर नहीं करना है आपको, ना इतना पेनफुल इतना नहीं होता है, बिकॉज जो चिल टिप होती है ना, जो ठंडी टिप, वो स्किन को चिल कर देती है बस। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये परमानेंट है, लाइफ लॉन्ग? सिर्फ लाइफ लॉन्ग की गारंटी कुछ नहीं होती। द रीजन बीइंग आपकी बॉडी में कोई चेंज होगा तो उसकी मैं गारंटी कैसे ले सकती हूँ? करेक्ट। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज अ साइंस। मेरे पेशेंट्स हैं जिन्होंने 8 साल पहले लेजर किया था और अब उनको एक भी बाल नहीं आते, लेग्स पे, आर्म्स पे, अंडर आर्म्स पे। ओके, दैट। और अनदर थिंग इज कि वही है कि जब मैं प्रेग्नेंट होंगी तो क्या बाल आ जाएंगे? तो प्रेगनेंसी में पूरी बॉडी के बाल नहीं आएंगे। कुछ एरियाज हैं जहाँ के आ सकते हैं। आप देखेंगे विदाउट लेजर भी चिन पे कुछ लेडीज को प्रेगनेंसी में बाल आ जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ हाई हार्मोन्स, ऑल्टर्ड हार्मोन्स, सो वो आ सकते हैं। और बाकी आई थिंक उनको आजकल लेजर हेयर रिमूवल, जैसे आपने शुरू में बोला कि लोग घर जाके भी करते हैं, तो ये एक कमोडिटी हो गई है एक्चुअली। तो एक प्राइसिंग का इशू तो रहता ही है, लेकिन मेरे ख्याल से आज ना पेशेंट्स को ये समझ आ गया है कि इट इज नॉट सो मच अबाउट मनी। वो अगर अपनी स्किन को किसी के हाथ में दे रहे हैं तो दे वांट टू मेक श्योर कि वो सेफ है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी आपके ऑडियंस को कि सिर्फ सेफ्टी इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। आप जाके और शेव करके और इतना पैसा देके और इतना ट्रस्ट करके अगर कोई आपके उस पे बस हैंड पीस घुमा रहा है और आपको रिजल्ट नहीं आएगा इसका, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड मनी एंड फेथ, एवरीथिंग। सो यू लेजर हेयर रिमूवल में ऐसे कोई, इट इज नॉट अ स्पा प्रोसीजर, पहली बात तो इट इज नॉट अ आराम प्रोसीजर। Okay, it is a medical procedure. It has to be done as a medical procedure under the supervision of doctors. तो इसको आप इतना इजी मत लीजिए कि अरे कोई घर पे आके मैं तो लेट गया और यहाँ पे करते रहो, ऐसा नहीं है। इवन हम कभी कभी फुल बॉडी को ब्रेक करते हैं बिकॉज हमारे पेशेंट थक जाते हैं। Suppose it's a 5-hour procedure, we do like 2 hours, then we give a break. So आपके दिमाग में जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए। कॉमनली जो डाउट्स होते हैं वो पेन को लेके, अगर छूट गया तो क्या होगा, परमानेंट है या नहीं, ये सभी होते हैं। लेकिन हाँ, सिंस आपके जो ऑडियंस है वो ये वीडियो देख रहे हैं, एक मैं उनसे चाहूंगी कि जब आप एक डॉक्टर के पास जाएं तो आप ना बिल्कुल ऑनेस्टली और ट्रूली अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री बताएं। शायद आपको नहीं लगेगा कि पीरियड्स या एक्ने और लेजर हेयर रिमूवल के बीच में कोई कनेक्शन है, या आपके बाल झड़ रहे हैं, बिकॉज एज अ डॉक्टर्स वी टेक एवरीथिंग इन माइंड। सो आपकी कोई टेस्ट रिपोर्ट्स हो तो आप वो लेके जाइए। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री बताइए, अगर किसी को थायराइड है, पीसीओडी या कोई भी इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम, आपने कितने दिन पहले वैक्सिंग शेविंग की थी, या आप किसी ट्रिप से होकर आए हैं, तो प्लीज ये पार्ट्स आप डॉक्टर को जरूर बताएं। वैसे अगर आपके डॉक्टर स्किल्ड हैं तो वो ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर गोयल, हमें इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमें इतना डीपली इस बारे में जानकारी ही नहीं है। हमें बस ये पता है कि हाँ ये एक ट्रीटमेंट है जो हमें जाके कराना है, एंड देन हम गूगल करते हैं चीजें और गूगल में हमें अलग अलग तरह के आंसर मिलते हैं। सो इट इज बेटर टू टेक एन एक्सपर्ट्स एडवाइस। थैंक यू सो मच हमें अपना टाइम देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय।